प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास, आप सबकी अपनी हिंदी अध्यापिका आज की हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। हमें हमारे बच्चे हर समय बिल्कुल ठीक ठाक तथा मज़े में ही चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने दुख का अधिकार कहानी जो है वो पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑनलाइन क्विज का जो सिलेबस है उसमें दुख का अधिकार पाठ तथा व्याकरण में से उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। तो दुख का अधिकार कहानी तो हमने पढ़ ली। आज हम उस कहानी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे तथा उपसर्ग और प्रत्यय की एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि हमने उपसर्ग और प्रत्यय जो पहले किए हैं उसकी यादें जो है एक बार फटाफट से हमारे दिमाग में ताज़ा हो जाएं और हमें हमारा पिछला जो किया हुआ काम है दुख का अधिकार चैप्टर तथा उपसर्ग प्रत्यय एक बार तो उसकी दोहराई हो जाए और हमें हर चीज़ जो है वो टिप्स पर रट जाए, कहीं पे भी हमें कोई डाउट ना रहे। तो आज हम करेंगे दोहराई अर्थात रिवाइज करेंगे हम एक बार आज। तो आज के लेसन का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन क्विज का हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी एक बार आपको अच्छे से दोहराई करवाना। तो सबसे पहले हम दुख का अधिकार पाठ के प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? पोशाक, कपड़े, वस्त्र। तो किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा, उसकी श्रेणी अर्थात समाज में उसका स्टेटस पता चलता है। दूसरा प्रश्न, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्यों नहीं खरीद रहा था कोई खरबूजे? क्योंकि उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई थी और लोगों का विश्वास था कि अगर कोई इसके घर के खरबूजे खा लेगा तो उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात उसका धर्म खराब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? कैसा लगा था लेखक को? लेखक उसका दुख जानना चाहता था, उसके पास बैठना चाहता था, किंतु लेखक के जो कपड़े थे, उसका जो स्टेटस था वो अड़चन बन गया। चौथा प्रश्न, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? सबको उत्तर पता होगा कि लड़का खेतों में से खरबूजे चुनने के लिए गया था और गीली मिट्टी में बैठे एक सांप पर उसका पैर जो है वो रखा गया। सांप ने लड़के को डस लिया और लड़के की मृत्यु हो गई। पांचवा प्रश्न, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? तो बच्चों, जिस माँ का इकलौता पुत्र जो है, कमाने वाला इकलौता पुत्र मर जाए, कोई भी उसे उधार क्यों देगा? क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि बुढ़िया हमारा उधार जो है वो कैसे चुकाएगी, इसलिए कोई भी बुढ़िया को उधार देने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? कपड़ों का क्या महत्व है बच्चों? कल कहानी में भी बताया था कि कपड़े ही समाज में हमारा स्टेटस जो है वो तय करते हैं। समाज के लोगों की सोच कैसी है कि वो हमें हमारे कपड़ों से पहचानते हैं कि हम अमीर हैं या फिर गरीब। दूसरा प्रश्न, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? अर्थात पोशाक हमारे लिए रुकावट कब पैदा करती है? तो बच्चों, जैसा कि कल भी हमने पढ़ा कि लेखक उस बूढ़ी औरत का दुख जानना चाहता था, किंतु लेखक की जो पोशाक थी वो अड़चन बन रही थी, रुकावट बन रही थी। अर्थात अच्छे कपड़े, उसके जो अच्छे कपड़े थे वो उसे एक गरीब के पास झुकने से, बैठने से रोक रहे थे, अड़चन बन रहे थे। अगला प्रश्न, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? सबको उत्तर आता होगा कि लेखक के जो पोशाक थी, लेखक के जो कपड़े थे वो रुकावट बन रहे थे, जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न के उत्तर में चर्चा की। लेखक के कपड़े जो हैं उसे उस स्त्री के पास बैठने से, उसके पास झुकने से रोक रहे थे, इसलिए लेखक उसके रोने का कारण नहीं जान पाए।
तो हमारा अगला प्रश्न, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो बच्चों, निर्वाह करना होता है गुजारा करना। भगवाना अपने परिवार का पेट जो है वो कैसे पालता था? खरबूजे बेचकर। खेतों में खरबूजों की खेती करता था और उन खरबूजों को बाजार में जाके बेच देता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? पता होगा उत्तर आपको। क्योंकि उसके इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद घर में उसके पोता पोती भूखे थे और बहू बीमार थी। बहू की दवाई के लिए बुढ़िया को बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा। अगला प्रश्न, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? संभ्रांत अमीर महिला। कल भी मैंने आपको कहानी में समझाया था कि जैसे ही लेखक उस बुढ़िया का दुख जो है वो देखते हैं तथा समाज के लोगों का रवैया देखते हैं उस बुढ़िया के प्रति, कि बुढ़िया के प्रति लोग कैसे घृणा के भाव जो हैं वो अपने मन में लिए हुए हैं, तो लेखक को अपने पड़ोस की एक महिला की याद आती है। उसके भी बेटे की मृत्यु हुई थी, किंतु सारे लोग उसके दुख में दुखी थे। डॉक्टर उसके आसपास बैठे थे और घर वाले उस बुढ़िया की देख रेख कर रहे थे। तब लेखक सोचता है कि दुख तो इस बुढ़िया का भी बराबर है, किंतु इसका कसूर क्या है कि ये गरीब है, इसलिए लोग इसको घृणा से देख रहे हैं, इसके दुख को समझ नहीं रहे। तो हमारा अगला प्रश्न, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। क्या क्या कह रहे थे लोग? कोई कह रहा था कि ये बूढ़ी औरत तो बेहया है, बेशर्म है, इसको इतनी शर्म नहीं कि कल इसके बेटे की मृत्यु हुई है और आज ये बाजार में खरबूजे बेचने चल पड़ी। कोई कह रहा था कि इन कमीने लोगों का कुछ नहीं, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर मरते हैं, इनके लिए धर्म, ईमान, खसम, लुगाई सब कुछ पैसा होता है और ये लोग सिर्फ रोटी के ऊपर अपनी जान देते हैं। खसम, लुगाई, पति पत्नी, अर्थात इन लोगों के लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं, ये लोग सिर्फ रोटी चाहते हैं और रिश्तों का इन्हें कोई दुख नहीं। अगला प्रश्न, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? तो लेखक को क्या पता चला था कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान बेटा खेतों में खरबूजे चुनते चुनते सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई है और ये बुढ़िया आज बाजार में खरबूजे बेचने आई है। घर में इसके पोता पोती हैं तथा इसकी बहू है। तीसरा प्रश्न, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो क्या क्या उपाय किए थे उस बुढ़िया ने? पहले तो वो फटाफट ओझा को बुला लाई, लड़के का झाड़न फूंकना किया, उसके बाद जो कुछ था वो दान दक्षिणा में दे दिया, नाग देवता की पूजा की। उस बुढ़िया माँ ने, उस बेसहारा माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए जो वो कर सकती थी सब कुछ किया। अगला प्रश्न, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? कैसे लगाया था बच्चों? लेखक को अपने पड़ोस की अमीर महिला की याद आई थी कि उसके भी तो बेटे की मृत्यु हुई थी, वो कैसे दुखी थी, कैसे पूरा समाज उसके दुख में दुखी था, उसका आस पड़ोस दुखी था, किंतु इस गरीब बुढ़िया को देखकर हर कोई जो है ताने कस रहा है तथा कोई इसके दुख को समझ नहीं रहा, जबकि इन दोनों का दुख जो है वो बराबर है। तो अगला प्रश्न, इस पाठ का जो शीर्षक है दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्षक किसे कहते हैं। शीर्षक अर्थात टाइटल, कहानी का नाम। सार्थक सही है, कहानी के अनुसार है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है क्या वो सार्थक है, सही है? हाँ बच्चों, कहानी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि लेखक ने इस कहानी को दुख का अधिकार नाम दिया है तथा लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि गरीबों को दुख मनाने का भी अधिकार जो है वो नहीं मिलता। तो बच्चों, अब हम उपसर्ग की दोहराई करेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू अर्थात उसके आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम
उपसर्ग और मूल शब्द इन दोनों को अलग करना सीखेंगे। तो उपसर्ग और मूल शब्द की कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि पहला शब्द दिया हुआ है आगमन। अब आगमन में उपसर्ग क्या है? आ तथा मूल शब्द गमन। क्योंकि उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। किंतु बच्चों, जब भी कभी उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो तो याद रखना है कि मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ जो है वो होना चाहिए। अर्थात मूल शब्द हमेशा सार्थक शब्द होते हैं। तो दूसरा शब्द हमारा अतिथि। अब अतिथि शब्द में अतिथि के अतिरिक्त कोई सार्थक शब्द ढूंढो। तिथि, तिथि अर्थात डेट। उपसर्ग तिथि मूल शब्द। निसंकोच, निसंकोच बिना किसी शंका के, तो निसंकोच। अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक आधा स है और एक पूरा। तो बच्चा आधा स के लिए हम स के पैर में हलंत लगाएंगे। संभावना, सम तथा भावना। कभी भी अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात बिंदी वाला शब्द आ जाए तो बिंदी म हलंत में बदलेगी। भावना तो अलग हो गया। अब स के ऊपर जो अनुस्वार है, जो बिंदी है, वो म हलंत में बदलेगी, याद रखना। सम तथा भावना। अज्ञात, अ उपसर्ग ज्ञात मूल शब्द। आशंका, आ उपसर्ग शंका मूल शब्द। बावजूद, बा उपसर्ग वजूद जो है वो मूल शब्द। सम्मान, अब फिर से म आधा और म पूरा, तो सम। आधे म के लिए म के पैर में हलंत, सम तथा मान। उत्साह, फिर से आधा अक्षर, उत तथा साह। आग्रह, आ प्लस ग्रह। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, मूल शब्द निकालते समय मूल शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए और उसके आगे जो लगा है वो उपसर्ग। तो बच्चों अब हम प्रत्यय की दोहराई करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर, उपसर्ग में क्या पढ़ा था? जो शब्दांश शब्दों के शुरू में लगकर। तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर उन शब्दों का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई में ऊंचा तथा आई, ऊंचा मूल शब्द, आई प्रत्यय। हसोड़, हंस तथा ओढ़। अब हम प्रत्यय की भी कुछ उदाहरणें देखेंगे और प्रत्यय को समझेंगे। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण में अब आगे जो है वो मूल शब्द है और पीछे प्रत्यय है, तो महत्व तथा पूर्ण। नगरीय, नगर इये, नगरीय। नगर मूल शब्द, इये प्रत्यय। पहाड़ी, पहाड़ी में तो हमें सार्थक शब्द दिख ही रहा है, पहाड़। पहाड़ मूल शब्द तथा ई प्रत्यय। आकर्षित, आकर्षित जो आकर्षक हो, जो अट्रैक्टिव हो, तो आकर्षक तथा इत। कठिनतम, कठिन मूल शब्द तथा तम प्रत्यय। चिन्हित, चिन्ह मूल शब्द, इत प्रत्यय। नियमित, नियम मूल शब्द, इत प्रत्यय। नियमित, इत। दक्षिणी, दक्षिण प्रत्यय ई। ऊंचाई, ऊंचा तथा आई। अनूठी, अनूठी अनोखी, तो अनूठा जो है इसका मूल शब्द और ई जो है इसका प्रत्यय। हाँ, किसी भी शब्द को अच्छे से देखकर पहले उसमें से मूल शब्द पहचानना है, अर्थात सार्थक शब्द, और फिर उसके अंत में जो शब्दांश बचता है वो हमारा प्रत्यय। जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कहानी तथा उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके जितने भी डाउट थे वो सारे आज क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।